हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th। और BA प्रोग्राम जो है हमारा सेमेस्टर 5th, इसकी जो हमारी हिस्ट्री है, आज मैं हिस्ट्री की बुक लेकर आई हूँ। इस हिस्ट्री की बुक का नाम है 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे 1, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ये आपकी बुक का नाम है हिंदी में और इंग्लिश में। आई होप आपके पास ये बुक होगी। और इस बुक की हम लोग यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 भी कवर कर चुके हैं। यानी हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट है और चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसकी हमारी वीडियो 1 हो चुकी है और आज हम वीडियो 2 करने वाले हैं। यानी हम लोग यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और उन सभी वीडियोस को लाइक भी कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि सारी ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो सच में सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए फिर आपके प्यारे से लाइक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी वीडियो 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपके चैप्टर का नाम देख लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय संघ एवं शासनादेश प्रणाली। यानी हम इस चैप्टर में राष्ट्रीय संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो उसकी शासनादेश प्रणालियाँ थी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी किस प्रकार राष्ट्रीय संघ का उदय हुआ, लीग ऑफ नेशन बना और किस प्रकार इसका विखंडन हुआ और किस प्रकार ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो है संघ की सफलता, यानी लीग ऑफ नेशन की सफलता के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। संघ को पूरी तरीके से असफल बनाना अन्याय होगा। दरअसल इसे कई आयोग व समितियों द्वारा सफल बनाया गया। यानी ये इसमें कई आयोग और कई समितियों ने बहुत अच्छा काम भी दिया और बहुत अच्छी योगदान भी दिया। फ्रांसीसी सामाजिक निर्देशक अल्बर्ट माथन के अधीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सबसे सफल निकाय एक बना। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था वो एक सफल निकाय बना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये एक सफल निकाय था। इसका लक्ष्य अधिकतम कार्य दिवस व सप्ताह सुनिश्चित करना, समुच्चय अल्पतम मजदूरों के निर्धारण करने, एक बीमारी व बेरोजगारी, वृद्धावस्था पेंशन को शुरू करने के लिए राजी करते हुए पूरी दुनिया में मजदूरों की स्थिति में सुधार था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो साप्ताहिक सुनिश्चित करना, मजदूरी को निर्धारित करना और बेरोजगारी भत्ता देना, वृद्धावस्था में पेंशन देना, और ये सारे जो थे ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे और पूरी दुनिया में इन्हें स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था, जो कि इन्हें आगे बढ़ाने और ये दिखाने में कि हाँ, लीग ऑफ नेशन जो था वो कहीं ना कहीं सफल था, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। एंड नेक्स्ट जो इसका अंग था वो था स्वास्थ्य संगठन ने महामारियों के कारणों में अनुसंधान के अच्छा काम किया एवं रूस में टाइफस महामारी का सामना करते हुए खास तौर पर सफलता पाई। यानी राष्ट्रीय संघ जो था उसका जो एक अंग था जो था स्वास्थ्य संगठन, उसने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खासकर जब महामारी का समय था। यानी महामारी में स्वास्थ्य संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब रूस में टाइफन महामारी आई थी तो उस जगह पर भी राष्ट्रीय संघ यानी लीग ऑफ नेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड नेक्स्ट इसका जो अंग है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट इसका अंग दे रखा है निशस्त्रीकरण ने शस्त्रीकरण को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को जारी करने के लिए लगभग असंभव कार्यों में कोई प्रगति नहीं की, जबकि उन सभी ने ऐसा करने का वादा किया था जब वह औचित्य के लिए सहमत हुए थे। यानी देखिए, निशस्त्रीकरण को अपनाने की बात की गई थी जब इन्होंने ये संगठन बनाया था, लेकिन इन्होंने इसके प्रतीकों का कोई भी मान नहीं रखा, इसकी बातों का मान नहीं रखा और ना ही इन्होंने निशस्त्रीकरण को अपनाया, जो कि एक गलत बात थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे निशस्त्रीकरण को बढ़ाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
1920 के दशक में आरंभ में कई राजनीतिक विवाद संघ को सौंपे गए। यानी 1920 के दशक में कई विवाद संघ को सौंपे गए थे, जिसमें से संघ ने कई विवादों को हल भी किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लीग ऑफ नेशन की सफलता के लिए, कि हाँ ये इन चीज़ों में भी सफल हुआ। अब हम लीग ऑफ नेशन की असफलता को देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन की असफलता कैसे हुई। नेक्स्ट आपकी बुक में यही पॉइंट दे रखा है। यद्यपि राष्ट्रीय संघ ने काफ़ी कुछ किया जिस पर उसे गौरवशाली होना चाहिए। यानी देखिए, राष्ट्रीय संघ ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, उसने बहुत सारी चीज़ें की। शरणार्थियों को उनके घर पहुंचाया था, नई नई नीतियां बनाई थी, युद्ध को रोकने का प्रयास किया था, और स्वास्थ्य संघ था, उसने स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों को सॉल्व किया था, और बहुत सारी नई नई नीतियां भी बनाई थी इसने। तो इसे अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम इसकी बेकार बेकार कहें, नहीं, ये बहुत अच्छा भी था, इसने बहुत सारे मुद्दों की प्राप्ति भी की थी। अब इसकी असफलता के कुछ कारण हैं कि इसकी असफलता के क्या क्या कारण हो सकते थे। पहला कारण आपकी बुक में दे रखा है, संघ की एक प्रारंभिक कमी थी कि यह वर्साई की संधि के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ था। यानी आप जैसे जानते हैं, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी वो वर्साई की संधि के साथ ही हुई थी, तो इससे ना बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, जिससे इसे विजय शक्तियों के फायदे के लिए एक संगठन होने की आकृति दी गई। यानी ऐसा माना गया कि जो विजय शक्तियां थी, यानी जो मित्र राष्ट्र थे, उनके लिए एक संगठन है फायदे का, ये इसे इस रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त इसे शांति समझौते को सही ठहराया। यानी इसके अतिरिक्त जो भी शांति समझौते किए गए थे मित्र राष्ट्रों द्वारा, उसको इसने बिल्कुल ठीक ठहराया। उन्होंने धुरी राष्ट्रों के बारे में तो सोचा ही नहीं, और इन्होंने उसे बिल्कुल ठीक ठहरा दिया कि हाँ वो ठीक है। उदाहरण जो है, इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, इटली की विफलता एवं चेकोस्लोवाकिया व पोलैंड में जर्मनी का समावेशन। ये इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में दे रखा है, अमेरिकी सीनेट ने वर्साई की संधि व संघ को अस्वीकार कर दिया। यानी जो अमेरिकी सीनेट थी, अमेरिका की जो पार्टी थी, उसने वर्साई की संधि को और जो हमारा ये संघ था उसको अपनाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एक जो महान शक्ति थी वो तो इसमें शामिल हुई नहीं, और अगर महान शक्ति ही शामिल नहीं हुई तो ये भी इसका एक विफल होने की कारण बना, क्योंकि इसमें महान जो शक्ति थी अमेरिका, वो ही इसमें शामिल नहीं हुआ था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, जर्मनी को 1926 तक संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। यानी 1926 तक जर्मनी संघ में शामिल नहीं हो सकता, उसे अनुमति नहीं दी थी। एवं रूस 1934 में इसका सदस्य बना, और रूस भी 1934 में जाकर इसका सदस्य बना। अतः अपने अस्तित्व में आने से लेकर कुछ वर्षों तक संघ दुनिया की 3 सबसे प्रमुख शक्तियों से वंचित था। यानी संघ जो था वो अस्तित्व में तो आ गया था, बन तो गया था, लेकिन वो दुनिया की जो 3 प्रमुख शक्तियां थी उनसे वंचित था। पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी, और तीसरा रूस। इनसे तो वंचित था, इसके पास ये तो देश थे ही नहीं जो शक्तिशाली थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी बुक में क्या दे रखा है। नेक्स्ट हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, लीग ऑफ नेशन में गंभीर कर्मचारी थे जिन्होंने यह सुनिश्चित करना ठीक बना दिया कि किसी भी आक्रमण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी है, सर्वसम्मत निर्णय प्राप्त करना कठिन था। यानी इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर कर्मचारी थे, और किसी भी आक्रमण के खिलाफ निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सर्वसम्मत निर्णय प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, क्योंकि सभी के मत जो थे वो अलग अलग थे हर मुद्दे पर, और उन्हें सभी को संगठित करना, सभी का एक मत प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। संघ के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं थी, जिसकी वजह से भी इसके विफल होने का एक कारण रहा। वह अनुच्छेद 16 के जरिए जरूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों को अपेक्षाकृत सेना बलों की आपूर्ति करती थी। यानी देखिए, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कहा गया था कि संघ के पास कोई अपनी सेना नहीं होगी, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने जो वो सदस्य देश हैं उनकी सेना ले सकती है। इसी वजह से भी इसका एक विफलता का कारण बनी, क्योंकि सदस्य देश जो थे वो जिनसे वो सेना लेती थी हेल्प के लिए, अगर वही गलत काम करेंगे तो वो किससे सेना लेगी, कौन उसे सेना देगा। तो ये भी एक इसका विफलता का कारण रहा, क्योंकि उसके पास खुद की कोई सेना नहीं थी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आपकी बुक में दे रखा है पॉइंट नंबर 6, जिसमें कहा गया है अमेरिका व रूस की निरंतर अनुपस्थिति एवं इटली की शत्रुता ने संघ को काफी हद तक एक फ्रांसीसी ब्रिटेन सामना बना दिया। यानी अब अमेरिका और इटली की जो शत्रुता थी वो बढ़ने लगी और फ्रांसीसी ब्रिटेन के सामने आने लगी, इसको हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है इटली के साथ साथ जापान और जर्मनी में एक साथ तानाशाह सत्ता आ गई। यानी अब इटली में तो तानाशाह सत्ता थी ही थी, अब जापान और जर्मनी में भी तानाशाह सत्ता आ गई, जिसकी वजह से अब इस पे जो था वो नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगा। कैसे? इन्होंने क्या किया, ये जो तानाशाह सरकार आई थी, इन्होंने ये नियंत्रणों को बनाए रखने में इनकार कर दिया। यानी ये जो नियंत्रण बन रहे थे, ये जो नियम कानून थे, इन्हें मानने से मना कर दिया कि हम ऐसे कोई भी नियम कानूनों को नहीं मानेंगे। इटली की में, जापान में और जर्मनी में, इन तीनों देशों में जैसे ही तानाशाही सरकार आई, उसने सारी चीज़ें ये बर्बाद करनी शुरू कर दी और लीग ऑफ नेशन था, उसके जो नियम कानून थे उनको मानने से मना कर दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं 1931 में जापानी सैन्य बलों ने चीन के क्षेत्र मंचूरिया पर धावा बोल दिया। यानी 1931 में ये जो जापान था उसने चीन के क्षेत्र मंचूरिया पर हमला बोल दिया। चीन ने संघ के अपील की, जिसने जापान की निंदा की और उसे सेना वापस बुलाने का आदेश दिया। और जैसे ही चीन ने फिर संघ से अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये युद्ध नहीं करना है, प्लीज़ आप इन्हें समझाओ, तो जापान की इसने निंदा की और कहा कि अपनी सेना को तुम वापस बुला लो। लेकिन जापान ने क्या किया, इसका जवाब नहीं दिया या फिर इसे इनकार कर दिया। यानी जापान ने सीधा सीधा लीग ऑफ नेशन को मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रभुत्व था वो भी हमें कम होता हुआ दिखाई देने लगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता एक घोर विफलता थी। यानी निशस्त्रीकरण जो सम्मेलन था, अब उसकी भी विफलता हम कहीं ना कहीं देख सकते थे, क्योंकि अब सभी देश अपने अपने हथियार बनाने में लगने लगे थे, अपने अपने हथियार बना रहे थे, जिसकी वजह से जो निशस्त्रीकरण हमारा हमने सोचा था कि हाँ निशस्त्रीकरण को अपनाया जाएगा, वो चीज़ विफल होती हुई दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो सबसे गंभीर धक्का अक्टूबर 1935 में अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण था। यानी 1935 में अब आक्रमण होने शुरू हो गए थे और देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, जो कि गलत था। और ये तो हमारी संधि में था कि हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है, तो ये क्या हो रहा था, ये लीग ऑफ नेशन के जो मुद्दे थे या उनके जो उद्देश्य थे उनकी हनन हो रहा था, उन्हें नहीं माना जा रहा था। नेक्स्ट है आपका हिटलर खुद को वसाई की संधि को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर पाया, इसीलिए 1935 के बाद संघ को फिर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। यानी 1900 हिटलर ने ये जो वसाई की संधि थी उसको तोड़ दिया और 1935 के बाद ये जो संघ था इसको फिर से गंभीरता से नहीं लिया गया। इसकी जो गंभीरता थी वो कम होती हुई दिखाई देने लगी। एंड नेक्स्ट आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हस्तांतरण एवं वसीयत। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हस्तांतरण एवं वसीयत को। राष्ट्रीय संघ की अंतिम बैठक अप्रैल में ये जेनेवा में हुई। यानी जो राष्ट्रीय संघ था इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो अप्रैल में हुई थी और जेनेवा में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो टोटल 34 राष्ट्रों ने शिष्टमंडलों ने सभा में भाग लिया। यानी इसमें टोटल 34 राष्ट्रों ने भाग लिया, यानी 34 देशों ने भाग लिया था। इस सत्र ने स्वयं को संघ के समापन से संबंधित रखा, शांति का महान संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को दे दिया गया। यानी अब इस सत्र के अंत में ही ये सोचकर रखा गया था कि ये इसका समापन सत्र है और फिर इसे शांति के बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ को सौंप दी गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है संघ की समाप्ति के लिए दिन भी मुकर्रर किया गया। यानी जो इस दिन संघ समाप्त होगा ये दिन भी मुकर्रर कर दिया गया, ये दिन भी चुन लिया गया था कि हाँ इस दिन हमें संघ को समाप्त करना है। और वह दिन सत्र की समाप्ति के बाद का एक दिन था। यानी जिस दिन सत्र का लास्ट दिन था उसके अगले इस संगठन को समाप्त करने का दिन था। 18 अप्रैल 1939 को सभा के अध्यक्ष निर्भया के कॉलर
जे हम्ब्रो ने घोषणा की, राष्ट्रीय संघ की महासभा का 21वां एवं अंतिम सत्र समाप्त हुआ। यानी इन्होंने ये घोषणा की कि ये जो महासभा है उसका 21वां और अंतिम सत्र समाप्त हो गया है। अब ये समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप 19 अप्रैल 1939 को राष्ट्रीय संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी 19 अप्रैल 1939 को राष्ट्रीय संघ जो था वो समाप्त हो गया। इसका जो अस्तित्व था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब राष्ट्रीय संघ नहीं रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ यह स्पष्ट हो गया कि संघ अपने उद्देश्य किसी भी भावी युद्ध को टालने में असफल हुआ। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये भी साबित हो गया कि ये जो संघ था ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जो थी, यानी विश्व में कभी भी युद्ध ना हो, ये जो इसका उद्देश्य था ये इसको नहीं प्राप्त कर पाया और ये एक असफल संगठन रहा। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है 1943 के तेहरान सम्मेलन में मित्र शांति संघ की जगह पर काम करने के लिए एक नए निकाय के निर्माण में सहमति हुई। यानी अब मित्र राष्ट्रों ने एक नए निकाय की निर्माण के लिए सहमति दिखाई थी। कब? 1943 में। इन निकायों को संयुक्त राष्ट्र बनाना, यानी इन निकायों ने संयुक्त राष्ट्र को बनाया। कई संघ निकाय जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य करना जारी रखा और अतः संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधित हुए। यानी इस संघ के समाप्त होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे निकाय थे, ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो कार्य कर रहे थे, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो बाद में चल के संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधित हो गया, संयुक्त राष्ट्र के साथ में जुड़ जाता है। एंड नेक्स्ट फाइनली जो संघ की 2,20,00,000 पाउंड की जो संपत्ति थी वो राष्ट्रीय संघ को सौंप दी गई, क्योंकि अब संघ के स्थान पर कौन आ गया था? राष्ट्रीय संघ आ गया था। इसलिए इसकी जो संपत्ति वगैरह सारी चीजें थी, जो भी इसके अधिकार वगैरह, जो भी इसके संगठन थे, वो राष्ट्रीय संघ को सौंप दिए गए। एंड नेक्स्ट यहाँ ये और जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड देन आपका निष्कर्ष ये स्टार्ट होता है। यहाँ ये निष्कर्ष है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ लेना, मैं आपको सारा निष्कर्ष दिखा देती हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ओके, आई होप आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अच्छे जाएँ। और आप मोर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके लिए ऐसी ही और मोर वीडियोस डालती रहूँगी और आपकी स्टडी अच्छी हो। इसीलिए मोर वीडियोस के लिए आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको ईजिली आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाए। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।